इस बात के लिए कि फलाने आदमी से परेशान हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी रोते रहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में और पुराने लोगों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं, मोदी जानते हैं कि इनसे श्रेष्ठ मैं जब ही बन सकता हूं जब इनकी बुराई करूं। तो ऐसे इंसानों की कमी समाज में नहीं है। आपके परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे, समाज में लोग मिल जाएंगे, आसपास लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा आपकी तरक्की से जलते होंगे, आपके मतलब प्रोग्रेस से जलते होंगे और केवल आपकी बदनामी करने के लिए दुनिया में आपके बारे में दुनिया भर की अफवाहें फैलाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। अजीब गरीब जंजाल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर यह बोला जाने लगा है कि सारे राज्यों की ईवीएम जो है लुट चुकी है। भाई, ईवीएम में जो चुनाव परिणाम निकलेंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। अब देखना यह है कि जब काउंटिंग होगी तो किसके पक्ष में ये सारी चीजें होंगी। अनुमान लगाए जा रहे हैं परिणामों के बारे में, और अनुमान कितने सही और कितने गलत निकलेंगे वो जनता जवाब देगी या ईवीएम मशीनें जवाब देंगी, ये तो देखना बाकी रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी पर तो आरोप मतलब बहुत लगते हैं, कुछ करते ही ऐसा है कि आरोप इतने लग जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त भी तनतनाने लगते हैं। लेकिन हम चलो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एंगल सोचें तो ये भी अच्छा है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया भर में रोते हैं इस बात के लिए कि फलाने आदमी से परेशान हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी रोते रहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में और पुराने लोगों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं, मोदी जानते हैं कि इनसे श्रेष्ठ मैं जब ही बन सकता हूं जब इनकी बुराई करूं। तो ऐसे इंसानों की कमी समाज में नहीं है। आपके परिवार में ऐसे लोग मिल जाएंगे, समाज में लोग मिल जाएंगे, आसपास लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा आपकी तरक्की से जलते होंगे, आपके मतलब प्रोग्रेस से जलते होंगे और केवल आपकी बदनामी करने के लिए दुनिया में आपके बारे में दुनिया भर की अफवाहें फैलाते रहेंगे। ये एक आम साइकोलॉजिकल प्रतिक्रिया है जो ऐसे लोग करते हैं जो कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए, केवल उन्होंने लोगों को लूटा। और जो लोगों को लूटने वाले होते हैं वो कुछ इसी तरह के प्राणी होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरह। हां, उनके अंदर ये विलक्षण प्रतिभा होती है कि वो नेता भी बन जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ड्रेस बदल करके, कभी भगवान बन करके, कभी सैनिक बन करके फोटो खिंचाते हैं। इस तरह के फोटो जब खिंचवाते हैं तो थोड़ा हंसने का भी मन करता है और थोड़ा सा लगता है कि प्रधानमंत्री जी कॉमेडी करने आ गए। तो प्रधानमंत्री जी की कॉमेडी थोड़ी सी कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो चैनल हैं वो भी लगे रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मातृ वंदना में, प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में चुम्बन लगाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो है हिंदुत्व को साकार रखेंगे। लेकिन कोई नपुंसक मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से यह सवाल नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री मोदी जी राम के नाम पर, वेंकटेश के नाम पर और सबके नाम पर जो है वोट तो जरूर मांगते हैं, एक आरती में भी दिखाई देते हैं, वंदना में भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं बताते। अपनी ये उपलब्धि नहीं बताते प्रधानमंत्री मोदी जी कि अदानी के साथ टाका क्या था। ये नहीं बताते कि अदानी के साथ जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो सही थे या गलत थे। नकारता कोई नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं नकारा। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी, लेकिन आम हिंदुस्तानी तो ये सोचता है कि प्रधान साहब, सुल्तान साहब अदानी के दोस्त हैं, अदानी से बड़ा चंदा मिलता है इसीलिए जीतते हैं चुनाव। ये धारणा तो सबके अंदर बैठ गई है, और धारणा इस कदर बैठी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंदौर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी यही चल रहा है।
भले ही मीडिया अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ इस तरह की जुमलेबाजी निकाल रहा हो, जरा सुन लीजिए। और बीआरएस के वायदों और बीजेपी के आरोपों को देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तेलंगाना में तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है और इसमें हर पार्टी शामिल है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि और सवाल ये कि आखिर हर पार्टी ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेल रही है? इसके पीछे तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स, कांग्रेस और बीआरएस को पता है कि चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कैसे? आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। तेलंगाना की कुल आबादी करीब 3,84,00,000 है। इसमें मुस्लिम आबादी 54 लाख यानी करीब 14% है। तेलंगाना के 7 जिलों की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर खास आशा रखते हैं। यही वजह सबके लिए वायदे हो रहे हैं। तेलंगाना की 45 विधानसभा सीट ऐसी है जहां हार जीत में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते आए हैं और इस बात की वजह से कांग्रेस और बीआरएस दोनों को पता है कि मुस्लिम वोटर्स का साथ उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों पार्टियां उन्हें अपने पाले में रखना चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपना इतिहास इन सीटों का। हैदराबाद में मुसलमान वोटर ओवैसी की पार्टी को वोट देते रहे हैं और हैदराबाद से बाहर बीआरएस का साथ देते रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मुसलमान वोटर इस बार किधर जाएंगे? हमारे संवाददाता जयेंद्र ने यही सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा। उन्होंने क्या कहा आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स है और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन लिया, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बात सही भी है। वोटर अपना नफा नुकसान देखकर ही किसी को वोट करता है, किसी को समर्थन देता है। पिछले 2 विधानसभा में मुसलमानों ने अपना समर्थन बीआरएस को दिया, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली दिखाई दे रही है। मुसलमान वोट बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में बटी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है। यही बीआरएस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी की कुल जो सीमा है ग्रेटर हैदराबाद की जो 9 सीटें हैं जिन पर वो लड़ रहे हैं, उसके बाहर मुस्लिम मतदाताओं पर उनका कोई खास असर नहीं है। तो बीआरएस की चिंता है कांग्रेस के प्रति बढ़ता मुसलमानों का रुझान। देखिए, इसके बजाय कांग्रेस का प्रचार तंत्र कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बड़े तबके को यह समझाने में कामयाब रही है। बुलडोजर की भी चर्चा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार और रविवार को तूफानी प्रचार किया। योगी ने तेलंगाना में माफिया के सफाई के लिए बुलडोजर का जिक्र किया तो सत्ताधारी बीआरएस ने पलटवार कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तेलंगाना में योगी को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ रही है और उनका स्वागत तेलंगाना में कुछ इस तरह हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जहां सभा करने जा रहे हैं, वहां समर्थक बुलडोजर से उनका स्वागत कर रहे हैं। सभाओं में बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। ये चीजें आपने सुन ली होंगी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा व्यापक प्रश्न इस बात का उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं कि मैं इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, वो रातों रात अदानी के ऊपर उठाए हुए सवालों से किनारा कर लेते हैं। वो रातों रात किनारा कर लेते हैं किसान आंदोलन में, वो रातों रात किनारा कर लेते हैं हर उस चीज से जो उन पर सवाल पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सिवाय कांग्रेस पर आरोप लगाने के अलावा अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते। जो उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे और 2.5 करोड़ जो थी सालाना भर्तियां सरकारी की जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। वो गैस और गटर का तो रिश्ता ही खत्म हो गया है, अब समझ में नहीं आता। लेकिन जहां तेलंगाना में जिस तरह से बहस चल रही है हिंदू मुस्लिम और उन चीजों के बीच, जो आपने सुना होगा, जो मैंने आपको बताया भी है, ये न्यूज चैनल फैला रहे, उसको देख करके लगता है कि तेलंगाना में जिस तरह से दावा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि तेलंगाना के केसीआर ने हमसे मांग की थी कि भाजपा में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैंने मना कर दिया दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्विरोधी बयान अमित शाह का आ जाता है, जिसमें अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस और केसीआर की दोस्ती है। तो बड़े कंफ्यूजिंग बयान है। पहले इन दोनों नेताओं के बीच ही समन्वय नहीं है। कौन नेता क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। बात समझ में भी आएगी तो कैसे। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग
एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री ने केसीआर करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस के विधायकों को बिकाऊ माल बताया। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। तो वहीं हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी कहीं रेस में ही नहीं है। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। तेलंगाना के चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीमनगर के हुजूराबाद में रैली की, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस समझौते के तहत के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस एक बार फिर तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें समर्थन दे रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों की चाल समझ गई है और इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को हराने का मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही ये तेलंगाना भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है, नंबर 1। सभा के दौरान अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तेलंगाना से अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम करने का भरोसा दिया। जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है, उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने कि सब कुछ उलझा उलझा हुआ सा है। सब कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देता है जब अमित शाह कुछ बयान देते हैं और मोदी जी कुछ बयान देते हैं। क्या दोस्तों लगता है कि तेलंगाना में जहां बीजेपी का नाम लेवा मौजूद नहीं है, वहां चल क्या रहा है? वहां एक बात और बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कांग्रेस जीत भी गई तो कांग्रेस के नेता जो विधायक होंगे वो केसीआर की पार्टी में शामिल हो जाएगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐसी राजनीतिक गठजोड़ को बिठाया है जिसमें कांग्रेस और तेलंगाना को बराबर बराबर सीटें मिली? तो क्या बीजेपी ईडी आईडी इनकम टैक्स का दबाव डलवा करके ऐसे कांग्रेस नेताओं को केसीआर में शामिल करा देंगी? प्रधानमंत्री मोदी ने तो इशारा कर दिया। देखिए ना, प्रधानमंत्री कितने सीधे सच्चे हैं, बापू का नाम लेते हैं और बता दिया उन्होंने कि हम ऐसा करा देंगे। और ये भी बोला कि केसीआर हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, हमने उनको मना कर दिया। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि मोदी जी कितनी बड़ी चीज है। पॉलिटिक्स में इनसे ज्यादा माहिर व्यक्ति और माहिर नेता कोई नहीं। राज्यों की सरकारों को किस तरह से तोड़ना है, इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। भले ही कांग्रेस जो है आजकल प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पे चल रही हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के घोषणा पत्र का जिक्र यहां कुछ नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।